हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8th की साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे आज, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? हार्मफुल होते हैं कई तरह से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज, जिसके कारण क्या होता है, कई तरह की बीमारियां ह्यूमंस में, प्लांट में एंड एनिमल्स में हो जाती हैं। सच डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हमें बीमारियां होती हैं, वो उनको क्या कहते हैं? पैथोजेंस। तो अब आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि पैथोजेंस क्या है, तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण ह्यूमंस, प्लांट एंड एनिमल्स में डिजीजेस स्प्रेड होती हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? फूड में और लेदर में फैल जाते हैं, जिससे कि वो ख़राब हो जाते हैं। लेट स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। चलिए हम लोग इसकी क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। अच्छा, वो कौन सी डिजीज़ेज हैं जिसके कारण ह्यूमन्स में डिजीजेस होती हैं? पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस क्या होते हैं हमारे बॉडी में? जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा के द्वारा इंटर कर जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। इसी तरह हम लोग जो पानी पीते हैं और जो खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में अंदर जाता है, उसी के साथ ही पैथोजेंस इंटर कर जाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। तो ये क्या होते हैं? जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके द्वारा और एनिमल्स के द्वारा भी ये एक दूसरे में फैल जाते हैं। माइक्रोबायल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। माइक्रोबायल डिजीजेज क्या होती है? जो फैल जाती है इन्फेक्टेड पर्सन से टू हेल्दी पर्सन में। किसके द्वारा? एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, एयर से, वाटर से और खाना खाने से और फिजिकली कांटेक्ट से, यानी कि एक दूसरे से हाथ मिलाने से या साथ में रहने से वो फैल जाती है। कौन सी डिजीज़? माइक्रोबायल डिजीजेस, जिसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेस इंक्लूड कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। इस तरह के जो डिजीज़ेज़ हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड जो साधारण हमें ठंड लगती है, ठंड के कारण जो बीमारी होती है, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम वन कॉमन कोल्ड स्नीज 5 ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन एयर। जब एक इंसान स्नीज करता है यानी कि छींकता है तो क्या होता है? हजारों ड्रॉपलेट्स जो है वायरस के हवा में फैल जाते हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग। और इसके द्वारा क्या होता है? जब हेल्दी पर्सन सांस लेता है हवा में तो उसमें ये फैल जाते हैं वायरस, इस तरह से बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा, नीचे देखिए एक डायग्राम है जिसमें ये कह रहा है देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल। तो इसमें ये लड़का पूछ रहा है कि हम लोग किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को से बच सकते हैं। तो सेकंड डायग्राम में वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ। तो हमें क्या करना चाहिए? हैंडकरचीफ यानी कि हैंकी ले लेना चाहिए अपने माउथ और नोज़ को ढकने के लिए। तो अक्सर आप लोगों से कहा भी जाता है कि जब कभी छींक आए तो आगे आप लोग क्या लगाइए? हैंकी अपनी लगा के ही छींकिए। ठीक, इस समय आप लोग सभी लोग समझ रहे होंगे कोरोना वायरस का, उसमें भी इसीलिए हम लोग को मास्क और इसके यूज़ के लिए बोला गया, ताकि क्योंकि ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। There are some insect and animals which act as carriers of diseases causing microbes. अच्छा, कुछ इंसेक्ट होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? कैरियर का काम करते हैं। किसके? माइक्रोब्स के, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फैलने का काम करते हैं। कैरियर्स मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैरियर। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। तो इसमें क्या होती है? जो घरों में पाई जाने वाली मक्खी होती है वो इसका सबसे प्रमुख कैरियर मानी जाती है। द फ्लाई सिट ऑन अ गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट। तो ये क्या करती हैं? गार्बेज में, कहीं भी कूड़े में, गंदगी में बैठती हैं और एनिमल एक्सट्रैक्ट में बैठती हैं। पैथोजिन स्टिक टू देयर बॉडीज़। और पैथोजिन्स क्या होता है? ये गंदगी में बैठने के कारण उनकी बॉडी में
चिपक जाता है उनके पैरों में। व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड, जब ये मक्खी अनकवर्ड फूड में बैठती है, मे ट्रांसफ़र द पैथोजेंस, तो वो क्या करती हैं, अपने पैरों में उसके जो पैथोजेंस लगे रहते हैं वो वहाँ पर छोड़ देती हैं उस अनकवर्ड फूड में। Whoever eat contaminated food is likely to get sick, और जो इस तरह के विषाक्त खाने को खाता है यानी कि पैथोजेंस से इफेक्टेड खाने को खाता है वो तुरंत ही बीमार पड़ जाता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा खाने को ढक कर रखें और बिना ढका हुआ खाना न खाएं। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, वही चीज़ हो गई कि अनकवर्ड फूड आइटम्स हमें नहीं लेने चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ द फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो, दूसरा कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एनाफ्लिस मॉस्किटो। एनाफ्लिस नाम का एक मच्छर होता है जिसका आप लोग नीचे अपनी बुक में डायग्राम देख रहे होंगे। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसमें क्या होते हैं, मलेरिया के पैरासाइट होते हैं। फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू, इसी तरह से दूसरी मॉस्किटो होती है जिसका नाम क्या होता है, एडीज, तो वो क्या करती है, डेंगू नामक वायरस को फैलाती है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग मलेरिया और डेंगू को फैलने से किस तरह से रोक सकते हैं। हाँ बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों ने अभी दो मच्छरों के नाम पढ़े। पहली कौन सी मच्छर थी जिससे मलेरिया फैलता है, उसे क्या कहते हैं, एनाफ्लिस। दूसरी जिससे डेंगू फैलता है उसे क्या कहते हैं, एडीज। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब नीचे देखिए एक दूसरा डायग्राम है। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, क्यों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा टीचर कहती हैं कि अपने आस पड़ोस में कहीं पर भी पानी का कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ऑल मॉस्किटो, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, क्योंकि सभी ब्रीड करती हैं वाटर में, पानी में उसके अंडे दे देती हैं। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसीलिए हम किसी को भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जैसे कि कूलर्स में, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। ठीक, बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, इस तरह से हम अपने चारों तरफ वातावरण को अगर साफ़ सुथरा रखेंगे, पानी कलेक्ट नहीं होने देंगे, तो मच्छर भी उसमें पैदा नहीं होंगे और किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। ट्राई अच्छा, अब इसमें क्या दिया है कि एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें कि विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अच्छा, इसमें देखिए ह्यूमन को ये डिजीज़ेज दी गई, ह्यूमन डिजीज़ेस, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ट्यूबरक्लोसिस भी पढ़ा, मिजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो। तो इसमें ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये कैसे फैलता है, इसका ट्रांसमिशन मोड क्या है, ट्रांसमिशन मोड मीन्स कि कैसे फैलता है, तो बाई एयर के द्वारा होता है। अच्छा, मिजल्स कैसे होता है, वायरस से होता है और ये भी बाई एयर होता है। चिकन पॉक्स वायरस, बाई एयर और कांटेक्ट होने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से। पोलियो ये भी वायरस से फैलता है और कैसे फैलता है, एयर एंड वाटर। अच्छा, इससे कैसे बचा जाए, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, इसमें क्या होता है, पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है, यानी कि एक अलग कमरे में रखा जाता है, उससे कोई मिलता जुलता नहीं है। वैक्सीनेशन टू बी कीप एट सुटेबल एज, और उसको सही समय पर वैक्सीनेट किया जाता है। ठीक, अच्छा, कॉलेरा एंड टाइफाइड दोनों किससे होते हैं, बैक्टीरिया से। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से बीमारियाँ, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड। और कैसे ये फैलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स जो है, नहीं, ट्यूबरक्लोसिस कैसे, एयर से, और कॉलेरा और टाइफाइड वाटर से और गंदे खाना खाने से। अच्छा, इसको रोक कैसे सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, सबसे अच्छा काम क्या है कि हमें साफ सफाई का इसके लिए विशेष ध्यान रखना है। अपनी साफ सफाई और सैनिटरी हैबिट्स, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सफाई का ध्यान रखते हुए यूज़ करना है, और अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाना है, और बॉइल्ड वाटर हमें पीना है, और इस तरह से इससे हम बच सकते हैं। और वैक्सीनेशन तो हर एक किसी में ज़रूरी है। अच्छा, अब एक और है हेपेटाइटिस बी, ये कैसे फैलता है, वायरस, और वायरस के द्वारा फैलता है, और थ्रू किससे होता है, ये वाटर से, गंदा पानी पीने से। हमेशा आप लोग बॉइल्ड वाटर पिएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे। और हेपेटाइटिस बी के टीके भी लगाए जाते हैं, वैक्सीनेट किया जाता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और किससे फैलता है, ये मॉस्किटो। तो
तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा उपाय है कि सोते समय हमें नेट का यूज करना चाहिए, और स्प्रे भी होता है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है जिससे ये कंट्रोल किया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा उपाय होता है कि हमें नेट का यूज करना चाहिए और आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, ये तो आपकी क्या हो गई, डिजीज़ हो गए। अच्छा, डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। अब तो अभी तक तो आपने देखा कि ह्यूमन में होने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी डिजीज़ेज होती। अब देखिए एनिमल में सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट। कुछ बहुत सारी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिससे न केवल ह्यूमन और प्लांट इफेक्ट होते हैं बट दूसरे जानवर भी इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है, एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है। ह्यूमन एंड कैटिल, ये ह्यूमन के लिए भी और जानवरों के लिए, कैटिल के लिए भी। कॉजेज बाय बैक्टीरियम, किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया से होती है। फूट एंड माउथ डिजीज, ये क्या होती है, इससे पैर, और ज़्यादातर ये देखा गया कि कैटल में होता है। फूट और माउथ जो है, पैर उनके खुर खराब हो जाते हैं और उनके मुंह भी सड़ जाते हैं, जिससे वो खाना नहीं खा पाते हैं, थूक नहीं निकल सकते हैं, हमेशा लार टपकाते रहते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा। तो ये किसके द्वारा फैलती है, वायरस के द्वारा। तो एंथ्रेक्स किससे फैलने वाली डिजीज़ है, वायरस के द्वारा होती है, और ये ज़्यादातर किस में होती है, पशुओं में होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, रॉबर्ट कोच, जिसने 1876 बैक्टीरियम की खोज की थी जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉज एंथ्रेक्स, जिसके कारण एंथ्रेक्स डिजीज फैलती है। अच्छा, एंथ्रेक्स, अब ये क्वेश्चन होगा कि एंथ्रेक्स डिजीज किससे फैलती है, तो आप लोग आंसर लिखोगे बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक, कौन सी ये डिजीज कैसे फैलती है, बैसिलस एंथ्रेसिस। और किसने इसकी खोज की थी, रॉबर्ट कोच ने। कब की थी, 1876 में। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। हम लोगों ने ह्यूमन पढ़ लिया और एनिमल पढ़ लिया, कैटल पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग प्लांट। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिससे कि प्लांट में डिजीजेस फैल जाती हैं, जैसे कि वीट, राइस एंड पोटैटो। ठीक, आलू में, गेहूं में और चावल में क्या होता है, धान में, इसमें डिजीज़ेज लग जाती है। शुगर केन हो गया, गन्ना, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। ठीक, इसी तरह से अन्य बहुत सारे फलों में द डिजीज़ेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप, और जिससे क्या होता है कि इनकी फसलें खराब, ये डिजीज़ लग जाने से फसलें खराब हो जाती हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाई यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स। जो क्या होते हैं, केमिकल्स का यूज करके इनको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, अब देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप लोगों को ये डिजीजेस लिखी हुई हैं, जो प्लांट में होने वाली डिजीजेस हैं उनके बारे में बताया। जैसे साइट्रस कैंकर, किसके द्वारा, साइट्रस कैंकर किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया से फैलता है। और कैसे फैलता है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। ठीक, ये फिगर में देखिए, ये कोई फल दिया हुआ है जिसमें कि धब्बे, स्पॉटेड पैचेस जैसे दिखाए गए, तो मतलब कि ये फल खराब हो चुका है। अच्छा, इसी तरह रस्ट ऑफ वीट में भी खराब हो जाता है, गेहूं की बालियां खराब हो जाती हैं, जो किसके द्वारा, फंगी के द्वारा। और ये कैसे होती हैं, थ्रू एयर के द्वारा ये फैलती हैं। इसमें देखिए ये डायग्राम में स्पॉटेड दिखाए गए हैं, धब्बे से हो गया, यानी कि ये फसल खराब हो गई, इसमें उतने अच्छे गेहूं की बालियां तैयार नहीं होंगी। येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, और भिंडी का रोग है ये येलो वेन, जिसमें क्या होता है कि भिंडी के पत्ते देखेंगे आप, वैसे तो ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन इसमें भी येलो पैचेस एंड वाइट से हो जाते हैं, जिससे कि भिंडी खराब हो जाती है। और ये कैसे फैलता है, बाई इंसेक्ट। तो इस तरह से इनको हम लोग कुछ केमिकल्स का छिड़काव करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग कैसे होती है, यानी कि हमारा जो भोजन होता है वो कैसे जहरीला हो जाता है। बोजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू अ पार्टी। बोजो जो है अपने एक फ्रेंड के द्वारा पार्टी में इनवाइट किया गया था, यानी बुलाया गया था। एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ, और जहाँ पर बहुत सारी खाने की वैरायटियाँ थी। ऑन रिचेज होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग, घर पहुँचते ही उसने क्या किया कि वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई उसको। ही हैड टू टेकन टू अ हॉस्पिटल, और उसको कहाँ ले जाया गया, हॉस्पिटल में ले जाया गया। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। डॉक्टर ने कहा उसकी ये कंडीशन जो है फूड पॉइजनिंग के द्वारा
हुई है। अच्छा, अब ये डायग्राम में देखिए पहेली क्या कह रही है, उसको आश्चर्य हो रहा है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बी बिकम अ पॉइजन। उसने कहा कि फूड कैसे पॉइजन हो जाता है, फूड जहरीला कैसे हो सकता है। पहेली को ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे होता है फूड पॉइजनिंग, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक हो जाता है उसमें, जिससे वो खाना खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे भोजन में क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ पैदा हो जाते हैं, जिससे खाना पॉइजनस हो जाता है, खाने लायक नहीं रहता है। मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो ये खाने को क्या होता है, इतना अधिक विषैला जहरीला बना देते हैं, जिसके कारण कभी कभी डेथ भी हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने खाने को प्रिजर्व करके, यानी कि सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए, ताकि वो खराब होने से बच सके फूड। अब यहाँ पे कैसे प्रिजर्व करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, फूड प्रिजर्वेशन, कि किस तरह से हम लोग फूड को प्रिजर्व करेंगे। अच्छा, हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या है कि अबाउट द मेथड यूज़ ऑफ प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। किस तरह से हम लोग फूड को और फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगली फसल आने पर उसको हम लोग बो सकें। अगर फूड के दाने जो है ख़राब हो जाएंगे तो हम लोग अगली फसल नहीं बो पाएंगे। तो आप लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। ओके। अच्छा, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक फूड एट होम। अब किस तरह से बना हुआ खाना जो है हम लोग घर पे संभाल के प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर द मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक बाई फंगस। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई ब्रेड हमारे पास है जिसको मॉइस्ट कंडीशन में, नमी वाली जगह में रख देंगे, तो उसमें क्या होगा, फंगल इफेक्ट हो जाता है और वो ब्रेड खराब हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड अवर फूड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे खाने को स्पॉइल कर देते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल, और जिसके कारण उस खाने में क्या होती है, बैड मतलब कि दुर्गंध आने लगती है। एंड हैज़ अ बैड टेस्ट एंड चेंज्ड कलर, और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इट स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या स्पॉइलिंग ऑफ फूड मतलब फूड का खराब होना, क्या यह एक केमिकल रिएक्शन है। तो पहेली बॉट सम मैंगो। पहेली ने इसके लिए क्या किया कि कुछ मैंगो लाई, बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। लेकिन लाई तो मैंगो, लेकिन उसने कुछ दिन उसको रख दिया, खाया नहीं। लेटर सी फाउंड दैट दे वेयर स्पॉइल्ड एंड रोटेन। कुछ समय बाद उसने देखा कि वो खराब हो चुके हैं और सड़ गए हैं। बट सी knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil or for a long time। लेकिन उसने देखा कि जब उसकी दादी माँ आम का अचार बनाती है तो वो खराब नहीं होता है, तो उससे उसको लगा कि ऐसा कैसे हो गया। तो सी इज़ कन्फ्यूज्ड। इससे क्या कारण वो क्या हो गई थी, कन्फ्यूज्ड हो गई कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरे लाए आम खराब हो गए, और दादी जो पिकल बनाती है वो तो काफ़ी दिनों तक रखे जाते हैं और वो खराब नहीं होते, क्या कारण है। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम। तो चलिए आइए हम लोग इसके बारे में जान पढ़ते हैं और समझते हैं। वी हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से खाने को स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं। तो इसमें कई तरह के मेथड हैं। कौन कौन से। पहला है केमिकल मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल। सॉल्ट का, नमक का, और एडिबल जो खाने योग्य तेल होता है जो हम लोग अचार में डालते हैं, तो हम सभी के घरों में पड़ता है, उसमें आप लोगों को भी पता है। तो क्या है, एडिबल ऑयल, जो कि क्या होता है, कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। तो ये दो कॉमन चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को देख सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। We added salt और acid preservatives to pickle to prevent the attack of microbes। तो हम लोग क्या करते हैं, पिकल में क्या करते हैं कि सॉल्ट डालते हैं या एसिड डालते हैं, इसके प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज़ करते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो दो तरह के प्रिजर्वेटिव्स हैं, एक तो सोडियम बेंजोएट है और दूसरा क्या है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड।
आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये दो क्या है? कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है जिनका यूज अधिकतर हम घरों में किया जाता है। तो दीज आर ऑल्सो यूज इन, और इनका प्रयोग हम लोग जैम बनाने में, स्क्वैश बनाने में, टू चेक देयर स्पॉइलेज, इसके कितना ख़राब हो रहा है इसको चेक करने के लिए, कि इसके यूज़ से देखते हैं कि ये चीज़ें हमारी ख़राब होती हैं कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इसमें डालते हैं। तो अधिकतर देखा गया है कि इसको डालने से चीज़ें ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। अच्छा, ये तो हो गया केमिकल मेथड। दूसरा हो गया प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जो हम लोग घरों में सॉल्ट का, नमक का प्रयोग करते हैं, वो भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। कॉमन सॉल्ट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? मीट को और फिश को लंबे समय तक से हम लोग प्रिजर्वेटिव्स मतलब इसको बचाने में यूज़ करते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड। इसे क्या करते हैं कि मीट और फिश को लेते हैं और उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर ड्राई सॉल्ट को छिड़काव कर देते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रो न हो सके। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, और इसके द्वारा क्या होता है? आंवला को भी हम लोग इसके द्वारा प्रिजर्व करते हैं। रॉ मैंगो, कच्चा आम, और टर्मेरिंड क्या करते हैं? इमली, ये सबको भी हम लोग क्या करते हैं? कॉमन सॉल्ट का यूज करके प्रिजर्व करके रख देते हैं। अच्छा, अब क्या है? प्रिजर्वेशन बाय शुगर। सॉल्ट हो गया, अब इसके बाद शुगर। शुगर भी एक तरह से प्रिजर्वेटिव्स का काम करती है। जेम्स, जेली एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर। इसमें जेम्स, जेली और स्क्वैशेस में ज़्यादातर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शुगर का। शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। तो शुगर क्या होती है? वही काम करती है, मॉइस्ट रिड्यूस द मॉइस्चर नमी को रोकती है और बैक्टीरिया के ग्रो करने के और खाने को ख़राब होने से बचाती है। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड वेनिगर। और हम लोग ऑयल और वेनिगर का भी यूज प्रिजर्वेटिव की तरह से करते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड वेनिगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल। यूज़ ऑफ ऑयल एंड वेनिगर। ऑयल और वेनिगर सिरका दोनों क्या करते हैं कि पिकल को हमारे ख़राब होने से बचाते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इनसाइड, क्योंकि बैक्टीरिया इस तरह को इन पदार्थों के डालने से उसको अपने ग्रो होने के लिए उचित इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, यानी कि बैक्टीरिया ये प्रिजर्वेटिव्स का यूज करने से ग्रो नहीं कर पाता है, जिससे कि हमारा खाना ख़राब नहीं हो पाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। गर्म और ठंडे के द्वारा भी हम बैक्टीरिया ग्रो होने से रोकते हैं। कुछ चीज़ों में हमें खाने को ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, कुछ में कम, कुछ में क्या होता है कि हमें ठंडी जगह पे रखना पड़ता है। यू मस्ट हैव कवर्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोरेज और यूज। आप लोगों ने घर में अपनी मम्मी को माँ को देखा होगा कि सबसे पहले वो लोग दूध को उबालती हैं बिफोर स्टोरेज, उसको रखने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉइलिंग करने से क्या होता है? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो जाते हैं। सिमिलरली इसी तरह से भी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम लोग अपना खाना कहाँ रखते हैं? बाहर खुले में नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसको कहाँ पे रखते हैं? प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पर लो टेम्परेचर होता है जिसमें कि माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। अच्छा, अब नीचे डायग्राम में क्या दिया हुआ? वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल। अब ये लड़का पूछ रहा है कि जो पैकेट का दूध बाहर से आता है वो क्यों नहीं ख़राब होता है? माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पॉस्चराइज्ड। तो उसकी माँ ने क्या बताया कि मिल्क क्या होता है? पॉस्चराइज होता है। व्हाट इज़ पॉस्चराइजेशन? अब ये बताइए कि पॉस्चराइजेशन क्या होता है? ठीक, पॉस्चराइजेशन क्या होता है? पॉस्चराइजेशन में क्या होता है कि पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। ये क्या होता है? ऐसे ही कंज्यूम कर लिया जाता है, इसका यूज कर लिया जाता है बिना उबाले। एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब से फ्री रहता है, यानी कि इसमें माइक्रोब्स का कोई असर नहीं होता है। द मिल्क क्यों नहीं होता है? क्योंकि द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको बॉयल किया जाता है, कितने? 15 से लेके 30 सेकेंड के लिए। एंड देन सडनली चिल्ड, और उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, तब उसको स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग दिस, इस तरह करने से इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स इसमें क्या होते हैं? ग्रो नहीं कर पाते हैं। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पाश्चर। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? पॉस्चराइजेशन मेथड कि लुइस पाश्चर ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इस मेथड को पॉस्चराइजेशन कहते हैं। अच्छा, स्टोरेज एंड पैकिंग।
अब किसी भी चीज़ को हमें स्टोर करके रखना है तो उसकी पैकिंग कैसे करनी है इसके बारे में समझ लेते हैं। These days ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आप लोगों सभी ने देखा होगा, आप लोगों के घरों में भी आता होगा कि ड्राई फ्रूट्स के पैकेट हो गए और कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो सील्ड पैक में आती हैं। क्यों आती हैं? ताकि उसमें माइक्रोब्स का अटैक ना हो सके और उससे उनको बचाया जा सके। तो अब आप लोगों ने हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा और उसका बचाव कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। अब आप लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम। आप लोग पहले भी ये नाम सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियम क्या है? राइजोबियम में इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व रहता है, मतलब उसमें शामिल रहता है इन लेग्यूमिनस प्लांट। किसमें? लेग्यूमिनस प्लांट्स में। तो राइजोबियम कहाँ पर होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है और ये किस में होता है? लेग्यूमिनस प्लांट में। यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? पल्सेज, जिसमें सभी प्रकार की दालें आ गई और मटर हो गए, ये सब चीज़ें आती है। रिकॉल द राइजोबियम लीव्स इन द रूट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ये जो प्लांट होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट यानी कि पल्सेस और इस तरह के बीन्स, ये सब के जो प्लांट होते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। सच एज बीन्स एंड पीस, वही हो गया, बीन्स में और पीस में भी पाए जाते हैं। विथ विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच एक क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गैस गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग। कभी कभी क्या होता है कि लाइटिंग के कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन लगातार पाई जाती है। यू मे वंडर, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। हम लोग इसको नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि लेग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स। ठीक है। रूट्स ऑफ है, ये क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट की रूट दी हुई है, इसकी जड़ें दिखाई गई हैं जिसमें नोड्यूल्स दिखे, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। इसमें गोल गोल डिज़ाइन आप लोगों को दिख रही होगी, ये क्या है? नोड्यूल्स हैं जिसमें क्या होता है? फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये किसकी होती है? लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कोई भी पल्सेस हैं उसके प्लांट की जड़ें। ठीक, सब में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। किसके द्वारा होता है? नोड्यूल्स के द्वारा। ठीक। अच्छा, अब हम लोग इसमें पहले नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। और एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गन। ये क्या होती है? बहुत ही आवश्यक तत्व होता है सभी भी जीवित प्राणियों में। अच्छा, क्लोरोफिल, न्यूक्लियाई एसिड एंड विटामिन। जिस तरह से हमें क्लोरोफिल चाहिए, न्यूक्लिक एसिड चाहिए एंड विटामिन चाहिए और प्रोटीन्स चाहिए, तो ये भी क्या होता है? उसी तरह से एक आवश्यक जरूरी चीज़ है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एनिमल। लेकिन इसमें एक बात होती है कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो प्लांट के द्वारा डायरेक्ट नहीं, प्लांट हो या एनिमल, कोई भी डायरेक्ट उसको नहीं ले सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉयल फिक्स नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया हो गए और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए जो कि हमारी मिट्टी में उपस्थित होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ये बैक्टीरिया और एल्गी और नाइट्रोजन को लेकर उसको नाइट्रोजन फिक्स करते हैं एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड। और क्या करते हैं? इसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड। और इस प्रकार से नाइट्रोजन क्या हो जाता है? यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट एंड द सॉयल थ्रू देयर रूट सिस्टम। और ये प्लांट और प्लांट के द्वारा क्या किया जाता है? यूटिलाइज कर दिया जाता है। कैसे? देयर रूट सिस्टम, अपनी जड़ों के द्वारा। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। इस तरह से नाइट्रोजन किस में होती है? प्लांट प्रोटीन
प्रोटीन्स और दूसरे कंपाउंड की तरह से यूज हो जाती है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अच्छा, एनिमल क्या करते हैं, जो एनिमल इन प्लांट को खाते हैं तो उनको क्या होता है, प्रोटीन मिलता है एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, और दूसरे और कंपाउंड उन्हें मिल जाते हैं। इस तरह से इनडायरेक्ट वे में उनको प्लांट के द्वारा क्या होता है, नाइट्रोजन से प्रोटीन मिलता है और नाइट्रोजन कंपाउंड मिल जाता है। व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल डाई होते हैं, मर जाते हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट ऑन द सॉइल, जो सॉइल में बैक्टीरिया और फंगी प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, इस वेस्ट को क्या करते हैं, इनटू नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, टू बी यूज बाय प्लांट अगेन, जिससे कि प्लांट फिर से यूज करता है। इस तरह से कोई भी वेस्ट न रहकर वह यूजफुल बन जाता है, हार्मफुल न होकर यूजफुल बन जाता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, और दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम, उसमें से कुछ हिस्से का प्रयोग कर लेते हैं नाइट्रोजन गैस, विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जिससे क्या होता है कि वो नाइट्रोजन गैस वापस एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाती है। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस, इसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कम या ज़्यादा नहीं बल्कि कांस्टेंट रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, नीचे क्या दिया हुआ है, इसी का जो हम लोगों ने पढ़ा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि पूरा चक्र ये चल रहा है। इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन साइकिल है। अब आप लोग पढ़ ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं, तो इस डायग्राम को देखने से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन जो आपके एटमॉस्फेयर में होती है वो क्या होती है, लाइटिंग फिक्स नाइट्रोजन, उससे क्या होता है कि लाइटनिंग होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। और दूसरा क्या होता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि हमारी सॉइल में रहती हैं, उससे फिक्सेशन होता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, लाइटिंग फिक्स नाइट्रोजन, इसके के द्वारा क्या होता है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सॉइल में क्या होता है, कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं टू द नाइट्रोजन कंपाउंड में। फिर इसके बाद क्या होता है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होकर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये किसके द्वारा ले लिया जाता है, इसके अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। फिर प्लांट्स को कौन का यूज़ करता है, एनिमल्स, वो उसको खाते हैं। उसके बाद उनको क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन वेस्ट। उसके बाद होता है जो कि फ्रॉम एक्सर्शन एंड डेथ, नाइट्रोजनस वेस्ट प्लांट और एनिमल का कैसे होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाता है उनके डेथ होने से। फिर उसके बाद क्या होता है, डेथ होते हैं तो बैक्टीरिया और एल्गी मिलके उसको क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में सॉइल में पुनः बदल देते हैं। ठीक, और इस तरह से बैक्टीरिया इनको कंपाउंड में बदल देते हैं, जिससे कि फिर से उनका रीयूज प्लांट एंड एनिमल कर लेते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं नाइट्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं जो कि फिर से वातावरण में चली जाती हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्रिएट हो जाती है। इस तरह से ये देखिए पूरा साइकिल।